पार्ट 32 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पिछला पार्ट खत्म हुआ था। हिनवू हेइन को पहली बार अपने सियोल वाले फ्लैट में लाता है। रूम के अंदर उसके कपड़े यहाँ वहाँ बिखरे पड़े थे, जिनको हिनवू उठाकर बैग में डाल देता है। हेइन कहती रहने दो, साफ करने की जरूरत नहीं है, पर हिनवू सब कुछ सही कर देता है। हेइन कहती कि मैं सोच ही रही थी कि तुम डिवोर्स के बाद कहाँ रह रहे थे, तो तुम यहाँ रहते थे, तो क्या तुम्हें यहाँ रहने में कोई दिक्कत नहीं हुई? हिनवू कहता नहीं, ये जगह तो बहुत अच्छा है, ये फ्लैट अभी रिसेंटली ही बना है और रहने के लिए तो एकदम परफेक्ट घर है। हेइन सोफे में ब्लैंकेट को देखकर उससे कहती है कि क्या तुम सोफे पर सोते थे? हिनवू कहता हाँ, तुम तो जानती हो मैं कहीं पे भी आराम से सो जाता हूँ, बस सर रखने के लिए थोड़ी जगह चाहिए। अगले ही पल मुझे नींद आ जाती है। इस पे हेइन कहती कि फिर तो हमारे डिवोर्स के बाद तुम तो बड़े ही चैन से सो रहे होगे, बस मुझे ही नींद नहीं आती थी। उनसे टीज करते हुए कहती है कि हाँ वैसे भी तो तुम मुझसे डिवोर्स चाहते ही थे, डिवोर्स मिल गया इसलिए तुम तो बड़े ही शांति से अपनी जिंदगी बिता रहे होगे। हिनवू नर्वसली कहता है कि मेरा ये मतलब तो नहीं था। हेइन तो उसे और थोड़ा टीज करते हुए कहती है कि इट्स ओके, चलो हमें से कोई एक डिवोर्स के बाद खुश तो है। ये बोलकर थोड़ा रूठने की एक्टिंग करती है, जो देखते ही हिनवू तो एक्सप्लेन करने लग जाता है कि मैं बिल्कुल भी यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं था और इस घर में रहने में तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। ये घर भी तो देख लो कितना छोटा है, लिविंग रूम में ही किचन है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली तुम यहाँ नहीं थी, तो मैं कैसे खुश रह सकता हूँ? इस पे हेइन कहती कि ये तो तुम्हारे लिए ही अच्छी बात है ना? हिनवू कहता है बिल्कुल नहीं, बल्कि कभी कभार मैं सोचता था कि अगर हम दोनों शादी के बाद से ही यहाँ रहते, इस छोटे से घर पे हम दोनों अकेले रहते, कितना अच्छा होता ना। चाहे फिर हमारे बीच कोई झगड़ा होता, फिर भी हमें यहीं रहना पड़ता। ये सुन हेइन को बुरा भी लगता है, खुश भी होती है। हिनवू कहता है कि मैं यही सब सोचता रहता था और तुम्हें बहुत मिस करता था। ये सुन हेइन ब्लश करती है, देन उसे कहती है कि मुझे भूख लगी है, तो हिनवू उसके लिए तुरंत खाना बनाने लग जाता है और हेइन उसे देखने लग जाती है। इधर युनसंग उस डाइनिंग टेबल के पास आता है, तोड़ फोड़ करने लग जाता है। इधर हिनवू खाना बना लेता है, तो दोनों साथ में खाने के लिए बैठते हैं। हेइन को उसके हाथ का बनाया खाना बहुत ही अच्छा लगता है। देन उससे पूछती कि वैसे क्या मेरे मरने के बाद तुम किसी और लड़की को डेट करोगे? जो सुन हिनवू शॉक्ड होता है, क्योंकि हेइन ने एकदम कैजुअली पूछ लिया था। हेइन कहती कि क्या तुम किसी और के साथ इस छोटे से घर में मेरे जाने के बाद रहोगे, उसके लिए भी अपने हाथों से खाना बनाओगे और हमेशा के लिए उसके साथ खुश रहोगे? हिनवू कहता है क्या बोल रही हो तुम, खाना खा लो ठंडा हो जाएगा। और हेइन कहती कि मुझे जवाब चाहिए और मुझसे बात करते हुए टॉपिक को चेंज किया ना तो मुझसे पहले मरोगे। हिनवू कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही सोचती हो और वैसे भी मुझे कौन सी लड़की डेट करेगी, सब तो यही सोचते हैं कि तुम तो मुझसे पागलों की तरह प्यार करती हो, इसलिए तुमने मुझे बचाया। इसके लिए मुझे तो लोग कितना क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि मैंने तुम्हें डिवोर्स दे दिया। पर हेइन कहती कि कौन लड़की होगी जो तुम्हें डेट नहीं करना चाहेगी? तुम इतने हैंडसम हो, काइंड हार्टेड हो, स्मार्ट हो, बिल्कुल भी रूड नहीं हो, प्लस तुम इतना अच्छा खाना बना लेते हो। तुम्हारे जैसे आदमी आजकल कहाँ मिलते हैं? इवन अगर मेरा 100 बार भी पुनर्जन्म हुआ तो मैं हर जन्म में तुमसे ही शादी करूंगी। जो सुनकर हिनवू तो उसे शॉकिंगली देखता रह गया था। उनसे कहता है कि तुम ऐसी बातें बिना पल के झपकाए कैसे कह सकती हो? हेइन कहती ये सच है। जो सुनकर हिनवू ब्लश करते हुए कहता है कि मेरी हार्ट बीट कैसे फास्ट करनी है तुम अच्छे से जानती हो। दोनों स्माइल करते हुए खाना खाते हैं। इधर सियोली युनसंग के पास आती है और उसे कहती है कि अब समझ में आया ना कि हेइन को तुम्हारी कोई चिंता नहीं है, वो हमेशा से तुम्हें यूज कर रही थी। युनसंग कहता है मुझे पता है। सियोली कहती फिर भी तुमने खुद को उसे यूज करने दिया। युनसंग कहता है हाँ, अब तो मुझे आदत सी हो गई है, बचपन से तो आपने भी मेरा यूज किया। ये बोलकर वो जाने लगा था। तभी सियोली कहती कि मैं जानती हूँ कि बचपन से ही तुम्हें मुझ पे गुस्सा रहा होगा ऑर्फनेज में तुम्हें अकेला छोड़ जाने के लिए, फिर मैंने तुम्हें उस अब्रॉड के कपल को तुम्हें अडॉप्ट करने दिया। तुम्हें लगता होगा कि मैं नहीं जानती थी तुम्हारे अडॉप्टिव पेरेंट्स तुम्हें अब्यूज किया करते थे, जबकि मैं उन्हें तुम्हारी देखभाल के लिए पैसे भेजा करती थी, पर फिर उनकी मौत हो गई ड्रंक एंड ड्राइव केस में, जबकि वो लोग ड्रिंक नहीं करते थे। तुम्हें क्या लगता है कि उनकी मौत कैसे हुई होगी? इससे हमें समझ आता है कि सियोली ने ही उसके अडॉप्टिव पेरेंट्स को मरवाया था। जिससे युनसंग शॉक्ड होता है। आगे सियोली बताती है कि उस ऑर्फनेज का डायरेक्टर तुम्हें मारता था, पर फिर अचानक उस ऑर्फनेज में आग लग गई, इसमें वो डायरेक्टर जल के मर गया था। क्या तुम्हें लगता है कि वो एक एक्सीडेंट था? यानी ऑर्फनेज के डायरेक्टर को भी सियोली ने ही मरवाया था। सियोली उसके पास अगर कहती कि मैंने कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा, जिन्होंने तुम्हें दर्द दिया मैंने उन सबको खत्म कर दिया और आगे भी जो तुम्हारे रास्ते में आएगा वो भी खत्म हो जाएगा, चाहे वो हेइन हो या फिर कोई और। ये सब कुछ जब तक मैं तुम्हारे नाम ना कर दूं तब तक मैं चुपचाप नहीं बैठूंगी और यही मेरा तुम्हारे लिए प्यार दिखाने का तरीका है। इसलिए अगर तुम सच में हेइन से प्यार करते हो तो तुम उसे खुद को यूज करने मत दो, वरना मैं चुप नहीं बैठूंगी। इससे हमें समझ आता है कि सियोली थोड़ी साइको टाइप की है। इधर हेइन हिनवू के सर पे मेडिसिन लगा रही थी, उससे पूछती है कि तुम्हारे सर पे चोट कैसे आई? हिनवू छोटी से कार एक्सीडेंट का बहाना बना देता है। तो उसके ग्रैंडपा के बारे में पूछता है तो फ्लैशबैक शुरू होता है थोड़ी देर पहले का। हेइन अपने ग्रैंडपा के पास जाकर पूछती है कि क्या आपने मुझे पहचाना ग्रैंडपा? तब ग्रैंडपा ने उससे कहा कि मुझे भूख लगी है। यानी सियोली ग्रैंडपा को टाइम से खाना भी नहीं देती है। उनकी ये हालत देखकर हेइन को बहुत ज्यादा दुख होता है, पर वो ग्रैंडपा को वो पेन दिखाते हुए कहती है कि ये पेन आपने मुझे गिफ्ट किया था और इस पर मेरे नाम के इनिशियल्स लिखवाए थे। मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, पर अगर आपको कुछ भी याद आए या अगर कुछ भी बताना हो तो इस पेन में एक ऑडियो रिकॉर्डर भी है, इसलिए अगर आपको कुछ भी बोलना हो तो इस पेन में रिकॉर्ड कर देना। ये बोलकर वो उस पेन को एक बॉक्स के ऊपर रख देती है और ग्रैंडपा से कहती है कि मैं जल्दी ही वापस आऊंगी। कमिंग बैक टू प्रेजेंट, हेइन हिनवू को बताती है कि अगर ग्रैंडपा को उनकी मेमोरीज वापस मिल गई तो इस पेन को यहाँ पे देख के वो जरूर पहचान लेंगे, क्योंकि इस पेन के बारे में सिर्फ हम दोनों ही जानते थे। इधर सियोली चेयरमैन के रूम में आती है, उनसे चिल्लाकर पूछने लग जाती है कि आखिर हेइन ने तुम्हें क्या बताया, क्या वो तुम्हारे सीक्रेट फंड के बारे में पूछने आई थी? और ग्रैंडपा को रिस्पॉन्स नहीं करते। सियोली कहती कि उन पैसों के बारे में तुम्हें मुझे बता देना चाहिए था, तब तक हमें ये सब झेलना नहीं पड़ता। उन पैसों की वजह से ही मैंने तुम्हें जिंदा रखा है। पर ग्रैंडपा
ग्रैंडपा कोई रिस्पॉन्स नहीं देते। इससे अब सियोली थोड़ा इमोशनल ब्लैकमेल शुरू कर देती है और उन्हें बताती है कि तुम्हारी फेवरेट पोती जल्दी ही मरने वाली है, उसके पास तो अब 2 महीने का भी टाइम नहीं है, शायद तुम अपनी पोती के आखिरी वक्त में उसे पहचान भी नहीं पाओगे, बोलकर वो बाहर चली जाती है। और हम देखते हैं कि ये सुनने के बाद ग्रैंडपा की आंखें नम हो गई थी। इधर सुचल तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए डेली जॉगिंग एंड बॉक्सिंग वगैरह प्रैक्टिस करने लग जाता है, पर अंदर से वो अभी भी डरपोक ही था। कुछ देर बाद वो ह्युनते को जिम में मिलता है, जहाँ ह्युनते उसे अपनी वाइफ के बारे में बताता है। तो ह्युनते की वाइफ शहर में जॉब करती थी, इसलिए उसे ज्यादातर यहाँ दिखाया नहीं गया था। इधर यूएस में जुनहो दहाई के लाए हुए सारे पैसे ले लेता है, पर इससे भी उसका मन नहीं भरता। उसे कहता है कि तुमने उनके बहुत महंगे आर्ट वर्क्स भी चुराए थे, वो सब कहाँ गए? दहाई कहती है बस 1-2 ही लिए थे जिन्हें बेचकर ये अपार्टमेंट लिया है। पर जुनहो कहता है कि मुझे पता है कि तुमने उनके घर से एक बहुत ही महंगा गोल्डन बुद्धा स्टैचू चुराया है। दहाई कहती है कि मैंने कोई स्टैचू नहीं लिया है। जो सुनकर जुनहो तो उसे थप्पड़ मारने जाता है, उससे कहता है कि मुझे उल्लू बनाने की कोशिश मत करो। ये बोलकर वो गुस्से में एक पिलो को ही मारने लग जाता है। जो देख गोनू रोने लग जाता है, तो जुनहो के डर से दहाई गोनू को कवर कर लेती है, उसे चुप कराने लगती है। पर उसके रोने की आवाज से और ज्यादा गुस्सा होकर जुनहो वो पिलो उठाकर दहाई पे दे मारता है, जिससे एक लैंप दहाई के ऊपर गिर के टूट जाती है। पर दहाई ने गोनू को कवर कर लिया था, इसीलिए उसे कुछ नहीं होता। जो देख जुनहो कहता है कि आखिर ये गोनू तुम्हारी कमजोरी है। ये बोलकर वो गोनू की ओर बढ़ने लगता है, तो दहाई उसके सामने आकर कहती है कि अगर इसे छुआ भी तो मार डालूंगी तुम्हें। जुनहो उस पे चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे पता है कि वो गोल्डन स्टैचू तुमने ही चुराया है। गोनू की सेफ्टी के लिए वो उसे बता देती है कि वो एक प्राइवेट सेफ में रखा हुआ है, जहाँ हम लोग कल जाकर ले आएंगे। जो सुन जुनहो आराम से बेड पे लेट जाता है। दहाई गोनू को सुलाने की कोशिश कर रही थी, इतने में जुनहो उसे वाइन लाने के लिए कहता है, तो दहाई वाइन में बेहोशी की दवाई मिलाकर जुनहो को पिला देती है, जिससे वो सो जाता है। जिसके बाद दहाई अपना सारा सामान पैक करके जुनहो के बैग से एक पेन ड्राइव निकाल लेती है, इसमें उन घोटालों का लिस्ट था, और अपने साथ गोनू को लेकर इस घर को छोड़कर चली जाती है। इधर अगली सुबह हेइन उठकर हिनुओ के पास आती है, जो कि सोफे पर सोया हुआ था। तो हेइन उसके पास आकर बैठती है और उसके चेहरे को टच करते हुए स्माइल करती है। अभी हिनुओ जाग जाता है तो उससे पूछता है, तुम्हें अच्छे से नींद आई ना? हेइन कहती हाँ, ये जगह काफी अच्छा है, जैसा तुमने कहा था बेड पे लेटते ही मुझे तुरंत नींद आ गई थी। तो हिनुओ उठकर उससे कहता है कि क्या तुम थोड़ी और देर सोना चाहती हो? हेइन नहीं कहती, पर हिनुओ उसे अपने बाहों में लेकर सोफे पर लेट जाता है और उसे कहता है कि बस 10 मिनट के लिए सो जाओ। तो दोनों बड़े प्यार से सो जाते हैं। इधर यूनसंग और सियोली मिलकर बटलर की खबर लेते हैं। सियोली कहती कि कल रात हिनुओ यहाँ पे घुस आया था, क्या तुमने उसे देखा नहीं था? बटलर एक्टिंग करने लग जाते कि ऐसा हुआ था, मुझे तो पता ही नहीं था। यूनसंग कहता है कि उसे पता था कि पीछे वाले गेट के कैमरास खराब थे, इसीलिए वो अपनी कार लेकर अंदर आ गया। बटलर कहती कि वो बहुत ही स्मार्ट है। सियोली कहती कि वो शायद उतना भी स्मार्ट नहीं है, क्योंकि वो कार का डैश कैम फुटेज मिटाना भूल गया। उसी से हमें पता चला कि वो अंदर कैसे घुसा। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि कल रात बटलर ने ही पीछे वाले कैमरास को बंद किया था। वो दोनों घर के बाहर मिले थे। हिनुओ बटलर की कार में गया था क्वींस टाउन में घुसने का आईडी लेने के लिए। बटलर कहती है कि अगर सियोली को पता चल गया तो वो मुझे मार डालेगी कि मैं यहाँ रहकर तुम लोगों की मदद कर रही हूँ। हिनुओ बताता है कि हम लोग सीक्रेट फंड ढूंढने के बहुत करीब हैं, इसीलिए हेइन यहाँ पे आई है। बटलर कहते हैं कि मुझे उन पैसों में 3% का हिस्सा चाहिए। हिनुओ कहता है कि 5% मिलेगा। जो सुनकर वो उसे आईडी दे देती है, जिसकी मदद से हिनुओ बिना किसी के रोक टोक के पीछे वाले गेट से अंदर आ गया था। पर बटलर जिस वैन में थी उसका डैश कैम फुटेज मिटाना भूल गई थी। उसी से यूनसंग और सियोली को इसके बारे में पता चला था, पर डैश कैम में ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ था, इसलिए हिनुओ और बटलर की बात इन्होंने नहीं सुनी थी। पर सियोली उसे कंपनी का सब कुछ छोड़ छाड़ कर जाने के लिए कहती है और इसे बर्बाद करने की धमकी भी देती है। जो सुनकर बटलर पलटी मार देती है और इन्हें बता देती है कि हिनुओ और हेइन को चेयरमैन के सीक्रेट फंड के बारे में पता चल चुका है। तो ये दोनों से पूछने लग जाता है कि आखिर तुम्हें उसने क्या बताया था, चेयरमैन का फंड कहाँ पे है? तो बटलर उसे बता देती है कि हिनुओ की बातों से मुझे लगा कि चेयरमैन का पैसा इसी घर में कहीं छुपा हुआ है। जो सुन यूनसंग और सियोली हैरान होते हैं। इधर कुछ लोग हमेशा आकर हिनुओ के घर की फोटोज खींचा करते थे, पर आज मिसोन और उसके दोस्त उन्हें देख लेते हैं। इवन मिसोन की एक दोस्त ने इन्हें कल भी देखा था। जोसन मिसोन अपने स्पेशल हील्स पहन लेती है और इन दोनों की खबर लेने पहुंच जाती है, पर एक बंदा तो मिसोन को ही धक्का मार देता है, जिससे गुस्सा होकर मिसोन तो उस बंदे को लात मार के गिरा देती है। तो वो दोनों अपनी वैन में बैठकर भागने लगते हैं, पर ये चारों उनके वैन के सामने थे, इसीलिए लोग रास्ते से नीचे गिर जाते हैं। ये बात पूरे गाँव में फैल जाती है कि कुछ अनजान लोग गाँव में घुस आ रहे हैं, इसीलिए गाँव की पहरेदारी के लिए एक टीम बनाई जा रही थी। जो लोग बारी बारी में गाँव की पहरेदारी करने वाले थे, पहरेदारी करने वाले को गाँव में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट माना जाता था, इसलिए सुचल उस टीम का हिस्सा बनेगा कहता है। इसके लिए वो 5 जनों की टीम बनाता है, ह्युनते, हिनुओ के डैड और उनके कुछ दोस्तों को लेकर। बाकियों को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन सुचल कुछ ज्यादा इंटरेस्टेड था, इसलिए बाकी लोग मना नहीं करते। इधर हिनुओ हेइन को सनसेट दिखाने के लिए एक पहाड़ के ऊपर लाता है, जहाँ उसे बताता है कि यहाँ पर लोग अपने फीलिंग्स को कन्फेस करते हैं और सभी का प्यार यहाँ पे सक्सेस होता है। हिनुओ बताता है कि यहाँ के सूरज की रोशनी में लोग बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं, इस तरह तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। हेइन कहती कहीं तुम अपना प्यार तो यहाँ पे कन्फेस नहीं करने वाले हो? हिनुओ कहता है कन्फेशन तो नहीं, पर रिक्वेस्ट है। ये बोलकर एक रिंग निकालता है और उसे डिवोर्स वापस लेने के लिए कहता है। ये देखकर हेइन शॉक्ड होती है। वापस से शादी के लिए पूछना तुम्हें थोड़ा ज्यादा लग सकता है, इसलिए बस डिवोर्स वापस ले लो। हेइन अंगूठी पहन कर देखती है और उसे कहती है कि तुम्हें मेरा रिंग साइज अभी भी याद है? हिनुओ स्माइल करते हुए कहता है कि हाँ याद है, पर हेइन अंगूठी को फिर से बॉक्स में रख देती है और उसका रिफंड लेने के लिए कहती है और हिनुओ को बिना कुछ कहे जाने लगती है। हिनुओ शॉकिंगली उससे पूछने आता है कि क्या हो गया, तुम तो हर बार मुझसे शादी करना चाहती थी ना? हेइन कहती वो अगले जन्मों में करना चाहती हूँ, पर अभी नहीं। इसी के साथ पार्ट 32 का एंड यहीं पर होता है। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। जल्दी ही मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।